Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Sand Help जो कि 2026 में आई है। It's a newly released movie and available on Jio Plus Hotstar, लेकिन अभी इंग्लिश में है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बेहतरीन मूवी का एक हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए होना चाहिए। इसे एक्सप्लेन करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से कर लेना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो मेरा मेन चैनल 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला हितेश नागर था वो टर्मिनेट हो गया है 3 स्ट्राइक्स की वजह से। तो अब कोशिश यही है कि जितना बड़ा वो चैनल था इस चैनल को भी उतना ही बड़ा बनाया जाए। इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो नीचे दी गई प्लेलिस्ट को सभी अपने फोन्स पर प्ले करके छोड़ दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हम पुरानी वाली स्टेट में वापस से पहुंच सकें। एंड सेकंड थिंग, ये मूवी एक एटीट्यूड हॉरर का एक नया मिश्रण है जो कि आज से पहले देखने को नहीं मिला है। कभी कभार आपने हॉरर कॉमेडी, साईफाई कॉमेडी या फिर हॉरर रोमांस का तड़का तो देखा होगा, लेकिन एटीट्यूड हॉरर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन में आगे पता चल ही जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम इस कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड लिंडा लिडल को देख पाते हैं जो कि प्रेस्टन कंपनी में एज ए एनालिस्ट की जॉब किया करती थी। आज उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उसे वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलने वाली थी। यहाँ पर हम उसकी कंपनी में एक और काम करने वाले पर्सन डोनोवन को देख पाते हैं जो कि काम कम और बातें ज्यादा किया करता था। उसका कहना था कि क्या तुम्हें दिया गया काम तुमने पूरा कर दिया, जिस पर लिंडा बताती है कि हाँ, पूरा 1 हफ्ता बैठकर बिना छुट्टी लिए मैंने इस कंपनी की एनालिटिक्स रिपोर्ट को रेडी कर दिया है। इसे आप डायरेक्टर को प्रेजेंट कर देना और फिर मेरी वीपी की पोस्ट कंफर्म्ड हो जाएगी। जहां पर डोनोवन कहता है कि हाँ टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा और वैसे भी तुम्हारा नाम तो सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन उसने मीटिंग रूम में जाने के बाद में लिंडा की चिपकी हटा दी और खुद के नाम से सारी प्रेजेंटेशन दे डाली। इस बात से घर पर आकर के लिंडा बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि इस कंपनी को उसने टोटल 7 साल दिए थे और डोनोवन को आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और लिंडा को पूरा विश्वास था कि ये जॉब उसे ही मिलेगी। घर पर हम उसकी नॉर्मल लाइफ को देख पाते हैं। उसका एक छोटा सा पैरेट भी था जिसका नाम था स्वीटी। वो उससे बातें करने लगती है और बताती है कि अगर मैं ये जॉब ना करती तो फिर किसी सर्वाइवल थ्रिलर शो में होती। अब यहाँ पर हम उसके टीवी पर एक शो को भी देख पाते हैं। बचपन से उसे जंगल में जाकर के खुद की लाइफ को बचाना, सर्वाइवल एक्ट करना, ये सारी चीजें बड़ी ही पसंद आती थी, इसलिए वो इस शो में हमेशा से जाना चाहती थी और इस बार भी वो टीवी पर यही देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहां पर हम इस कंपनी के नए वारिस कॉल्ड ब्रैडली प्रेस्टन को देख पाते हैं। जो मिस्टर प्रेस्टन थे उनकी डेथ हो गई थी, इसी वजह से उनकी जगह लेने के लिए ब्रैडली पहुंच गया था। अब यहाँ पर अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए लिंडा सीधा उसके आगे कूद जाती है, लेकिन उसके मुंह पर लगी टूना ब्रैडली की आंखों में चुभ रही थी। वो बार बार सिर्फ उसे ही देख रहा था और उसे लिंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। लिंडा का बार बार कहना था कि सर आप हैंडसम हैं, काबिल हैं और इस कंपनी को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप ही तो लोग हैं जो कि आगे चलकर के फ्यूचर को संभालेंगे, नई नेक्स्ट 500 फॉर्चून कंपनीज को बिल्ड करेंगे, लेकिन उसके लिए अच्छे एम्प्लॉयज का होना जरूरी है और उनमें से मैं एक हूं। तो प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा और मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दीजिएगा। जिस पर ब्रैडली कहता है कि हाँ ठीक है, मैं एक बार चेक करके आपको बतवा दूंगा। एंड देन जब वो अपने केबिन में आता है तो यहाँ पर फ्रैंकलिन को कहता है कि मेरे हाथ पर कुछ लगा है, जरा सूंघ करके बताना है क्या चीज है। हालांकि फ्रैंकलिन मना करता है कि मैं ये फालतू का काम नहीं करूंगा, लेकिन ब्रैडली के बोलने पर फ्रैंकलिन को उसे सूंघना ही पड़ता है, जिसे सूंघ करके वो बताता है कि ये तो टूना मछली की स्मेल है। इस बात से ऑलरेडी ब्रैडली का दिमाग खराब हो गया था और वो कहता है कि एक तो इस लड़की को दूर भगाओ, मतलब मेरे कैबिन के सामने दिखनी नहीं चाहिए, और रही बात प्रमोशन की तो मेरे केबिन में जरा डोनोवन को बुलाना। एंड देन वो यहाँ पर काफी हंसकर बातें करते हैं, गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस भी करते हैं और इतना जोर से हंसता हुए देख करके लिंडा को लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी। वो ऊपर से जाकर देखती है तो पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो कि लिंडा को मिलने वाली थी वो ट्रांसफर कर दी गई है डोनोवन को। मतलब कि इस कंपनी में आए हुए इस 6 महीने के टिंगू को 7 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद भी इतनी बढ़िया पोस्ट मिल गई। इस बात से खफा होकर के लिंडा सीधा ब्रैडली के ऑफिस में चली जाती है और पूछती है कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों, मतलब रीजन क्या था। जहां पर ब्रैडली थोड़ा खुल करके बताता है कि देखो तुम्हारे
अंदर एटिकेट्स की कमी है, बात कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, क्लाइंट्स के साथ डील फाइनलाइज कैसे करनी है, मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा ये काम डोनोवन कर लेता है और यही रीजन है कि मैंने उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुना है। और दूसरी बात कि वो मेरे कॉलेज में था, हम दोनों फ्रेंड्स थे और साथ में गोल्फ भी खेलते थे, तो तुम समझ ही सकती हो ना। इनकी बातों के बीच यहाँ पर हम जूरी को देख पाते हैं जो कि हाल ही ब्रैडली की मंगेतर बनी थी और उसने हाथ में एक डायमंड की रिंग पहनी थी। इसे देख करके तो लिंडा का दिल पूरी तरीके से टूट गया था। उसने एक पल सोच ही लिया था कि अब वो इस कंपनी में काम नहीं करेगी, क्योंकि जहां उसकी इज्जत नहीं वहां पर रहना भी ठीक नहीं। वो कार में बैठ करके बहुत ज्यादा रोती है। मगर नेक्स्ट डे जो ये प्रेस्टन की टीम बैंकॉक के लिए निकलने वाली थी वो भी रेडी होकर के वहां पर पहुंच जाती है। तो ये लोग एक बहुत बड़ी डील को क्रैक करने के लिए बैंकॉक जाने वाले थे। हालांकि कंपनी के इंटरनल थिंग्स के बारे में ना तो ज्यादा डोनोवन को खबर थी और प्रेस्टन भैया तो थे ही एक नेपो किड, तो इसीलिए उन्हें लगता है कि लिंडा को साथ ले जाना डील क्रैक करने के लिए सही रहेगा। तो यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। मगर रास्ते में ये सभी लिंडा के कुछ यूट्यूब वीडियोस को देख करके हंसने लगते हैं, क्योंकि लिंडा अपने व्लॉगिंग वीडियो में जंगल के अंदर सर्वाइवल कैसे किया जाए, पेड़ों को कैसे काटा जाए, आग कैसे लगाई जाए, पानी कैसे बचाया जाए, झाड़ पत्ते बना करके कैसे रहा जाए बारिश में, इन सभी की वीडियोस बना रही थी। लेकिन वो काफी ज्यादा फनी थे, इसलिए हर कोई वीडियो को देख करके जोर जोर से हंसने लगता है। इसी बीच यहाँ पर लिंडा को उनकी आवाजें आ जाती है और जो वो एक बहुत बड़ा प्रपोजल रेडी कर रही थी गुस्से में आकर उसे डिलीट कर देती है। लेकिन तभी अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है और जिन लोगों ने यानी कि लिंडा ने और ब्रैडली ने जो सीट बेल्ट लगा रखी थी इस वजह से उन्हें तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग खड़े थे वो इधर उधर टकराने लगते हैं। इस टकराव की वजह से दरवाजा कच्चा हो जाता है और वो अपने प्लेस से हट जाता है। जोरदार आंधी आने लगती है, इतनी तेज हवा जहां पर इंसान खड़ा तक नहीं रह सकता। तो पूरे प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और बाकी दोनों बच्चे लोग उस प्लेन से एक मक्खी की तरह उड़ने लगते हैं। यहाँ पर डोनोवन अपनी जान बचाने के लिए लिंडा से कहता है कि मुझे तुम्हारी सीट चाहिए। वो तो इनफैक्ट उसका गला भी दबा रहा था, लेकिन तभी लिंडा के हाथों में एक फोक लग जाता है और वो उसके हाथ में घुसा करके उसे वहीं से रवाना कर देती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि प्लेन जो था वो क्रैश हो जाता है और सीधा पानी में जा गिरता है। लिंडा की सीट जो कि बेल्ट के साथ में उसे बांधी हुई थी वो कैसे तैसे अपना बचाव करके पानी से ऊपरी सतह पर आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम देख पाते हैं कि एक सुनसान बियाबान से आइलैंड पर लिंडी की आंखें खुलती है। वो कैसे तैसे अपनी जान को बचाते हुए वहां से थोड़ा आगे बढ़ती है। कुछ बाकी लोग जो जिंदा हैं या फिर प्लेन का कोई सामान अगर मिले तो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उससे आगे जाने पर सिर्फ ब्रैडली मिलता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, टांग टूटी हुई थी और ऊपर से तबीयत भी खराब थी। अब भारी भरकम बोझे को ढोना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए लिंडा ने वहीं पर अपनी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल किया और एक छोटा सा बेड़ा बनाया ताकि अगर बारिश आ जाए तो उसके मुंह पर पानी ना गिरे, धूप भी उसका कुछ बिगाड़ ना सके। और जैसा कि समुद्र का पानी खारा होता है तो उसने मीठे पानी को बचाने के लिए जमीन में खड्डे खोद करके नारियल के शेल्स को सीधा कर दिया और पत्तों से पानी गिरने का इंतजार किया। रात को आई बारिश ने पानी भर दिया उन नारियल के कपोलों में, जिससे कि मॉर्निंग में ये लोग पानी पी पाए। अब यहाँ पर हम ब्रैडली का गुस्सा देख पाते हैं। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जिस पर लिंडा का कहना था कि अच्छा प्लेन में उड़ा रही थी, एक तो मैंने तुम्हें बचाया, इस छोटे से बेड़े के अंदर रखा, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जिस पर ब्रैडली का कहना था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, बस मुझे यहाँ से कैसे भी करके जल्द से जल्द निकलना है। लिंडा का बताना था कि तुम प्रेस्टन कंपनी के सीईओ हो, तुम्हें ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम जल्दी आएगी। अब पता नहीं वो कब आए, 48 घंटों में या फिर 2-3 दिनों के बाद में, तो तब तक के लिए तो देखो जैसा मैं कह रही हूँ वो तो मेरी बातें माननी पड़ेगी। एंड देन हम देख पाते हैं कि किस तरीके से लिंडा ने पहले आग जलाई, मछलियां पकड़ी, थोड़ा खाना पकाया और ब्रैडली को खिलाया। हालांकि ब्रैडली जो कि एक रईस आदमी था उसे ये बेकार मछलियां पसंद नहीं आती, लेकिन जीने के लिए थोड़ी एनर्जी के लिए उसे ये खाना ही पड़ता है। रात होने पर हम देख पाते हैं कि लिंडा की शक्ल पर कोई शिकन नहीं थी, यानी कि इस हादसे का उसे कोई गम नहीं था, बल्कि उल्टा वो तो खुश थी ऐसे एक प्लेस पर आने के बाद में, क्योंकि उसे तो लग रहा था मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए खाने के लिए और भी 2-4 चीजें लेकर के आती है, जिसे कि वो कॉन्क कहकर बुला रही थी। ये एक सीप टाइप एक सी फूड ही था, मगर ब्रैडली को अभी और फालतू का सी फूड खाना नहीं था, उसे तो बस यहाँ से जाना था। और वो ये भी कहता है कि क्या तुम मदद मांगने के लिए कुछ बना नहीं सकती क्या, जैसे कि कोई लंबा सा टावर या फिर आग लगा दो ताकि लपटें उठे, कोई हमें दूर से देख ले, या फिर धरती पर हेल्प लिख दो ताकि ऊपर से उड़ने वाला कोई हवाई जहाज देख करके हमारी मदद कर दे। लेकिन लिंडा कहती है कि इसमें अपनी एनर्जी लगाने से बढ़िया है कि 2-3 दिन ठीक से कैसे जिया जाए उस पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। तो ब्रैडली कहता है कि मुझे तुम्हारी
तरह नहीं जीना। इस पर लिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो ब्रैडली को वहीं छोड़ करके चली जाती है। दिन भर वो अकेला बैठा रहता है, घंटों दर घंटे निकलते जाते हैं, यहाँ तक कि उसका गला सूख जाता है, पेट में भूख लगने लगती है, धूप उसकी पूरी स्किन को जला डालती है और रात तक वो पागल हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके हालचाल पूछने के लिए जब लिंडा आती है तो वो तो उसके पैर ही पड़ जाता है। कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। लिंडा उसे पानी भी पिलाती है, जहाँ पर ब्रैडली कहता है कि अगर शायद तुम ना होती तो मैं मर जाता। वैसे कल जो भी मैंने कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे साथ इस जंगल में रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम लिंडा का एक और कारनामा देखते हैं। वो एक बांस को नुकीला करके जंगल में शिकार के लिए कूद पड़ी थी। उसे एक जंगली सूअर की तलाश थी। कुछ सूअर उसे मिल भी जाते हैं जो कि इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन तभी एक बड़े से जंगली सूअर ने लिंडा पर हमला कर दिया। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो मूवी के सीजीआई है ये एक एक्चुअल हॉरर मूवी जितने हॉरिफाइंग तो नहीं है, मगर क्रिएटिवली उतने एक्यूरेट जरूर है, क्योंकि सूअर जो था वो था तो सीजीआई लेकिन काफी ज्यादा रियलिस्टिक था। खैर उसकी गर्दन काट देने के बाद में लिंडा उसका सर ब्रैडली के सामने पटक देती है और कहती है कि आज रात के लिए हमारे पास खूब सारा प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग इस आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए लिंडा एक ऐसे वाटरफॉल की तरफ पहुंच जाती है जहां पर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो वहां पर नहाने लगती है, डांस वगैरह करने लगती है, लेकिन तभी उसे सामने से आती एक बोट नजर आती है। वो सोचती है कि क्या मैं उन्हें चिल्ला करके उनसे हेल्प मांग लूं, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखती है कि वो चुप हो जाती है। अब वो क्या रीजन था वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर लिंडा बहुत सारे नए फल लेकर के अपने छोटे से बेड़े में आ जाती है और ब्रैडली को कहती है कि देखो अगर यहाँ पर रहना है तो तुम्हें भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, जैसे कि एक छोटा सा बेड़ा बनाना, आग लगाना, अपना फूड खुद ढूंढना। तो ब्रैडली कहता है कि तुम मेरी नौकर हो, काम तो तुम ही करोगी। जिस पर लिंडा कहना था कि तुम तो ऑलरेडी मुझे फायर कर चुके थे, मुझसे मेरी जॉब छीन ली, तो आखिर मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूंगी? अगर कुछ करना है तो फिर खुद ही कर लो। इस पर ब्रैडली को गुस्सा आ जाता है और वो दूर जाकर के अपना बेड़ा खुद बनाने लगता है, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ना होने की वजह से और यहाँ तक कि घर से इतनी दूर रह करके खुद को संभाला कैसे जाए ये तो ब्रैडली को कभी आता ही नहीं था। इस वजह से कभी उसके पेड़ के तने टूट जाते हैं तो कभी रस्सी नहीं बनती। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। 2-3 दिनों तक मेहनत करने के बाद भी उसका कुछ नहीं होता और भूख लगने पर वो एक ऐसा कीड़ा खा लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला था। अब ब्रैडली की हालत पतली हो गई थी, वो कुछ भी ठीक से कर नहीं पा रहा था, लेकिन सामने लिंडा तो बड़ी ऐशो आराम से एक रॉयल लाइफ जी रही थी, सुशी खा रही थी खाने में, जहां पर नहीं चाहते हुए भी ब्रैडली को उससे मदद मांगनी पड़ती है और कहता है कि मुझे माफ कर देना मैडम, जो भी मैंने आपको कहा और आपकी जो जॉब के बारे में बोला था उसको भी भूल जाना। अब जब वापस हम पहुंचेंगे अपने सिटी में तो आपको वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिल जाएगी, लेकिन क्या अभी मुझे कुछ खाना मिल सकता है? इस बात से खुश होकर के लिंडा उसे खाने के लिए कुछ फ्रूट्स और फिशेस दे देती है और अगले दिन वो इस आइलैंड पर और किस तरीके से सरवाइव किया जाए वो स्ट्रेटजीज ब्रैडली को बताने लगती है। ये लोग एक ऊंची पहाड़ी पर चले जाते हैं जहां पर कुछ बेरीज थी, बेरीज यानी कि छोटे फल आप मान सकते हैं। लिंडा का बताना था कि अगर जो लाइट येलो है उसे खा सकते हैं, लेकिन जो ऑरेंज और रेड कलर के हो चुके हैं वो एक तरीके से जहरीले हो गए। देखो मैं हाथ पर लगा करके दिखाती हूँ, जहां पर उसके हाथ की स्किन झुलस गई थी। और लिंडा का बताना था कि आगे इस पहाड़ी पर जो एक्स बना है वहां पर कभी मत जाना, क्योंकि वहां पर सारे के सारी ऐसी ही बेरीज वाले पेड़ और प्लांट्स मौजूद है तो तुम्हारी स्किन जल करके खाक हो सकती है, इसलिए वहां पर कभी नहीं जाना है। मगर इतना बताने के साथ बातें करते हुए गलती से लिंडा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी उसकी मदद ब्रैडली करता है और उसे कैसे तैसे खींच करके ऊपर ले आता है। जिसके बाद ये लोग अपना टीम अप करते हैं और ब्रैडली कहता है कि क्या मुझे वो टॉयलेट वाली वाइन और मिल सकती है? तो ये लोग रात भर उसी वाइन को बनाते हैं और पी करके खुद की बातें करने लगते हैं, जहां पर बातों ही बातों में लिंडा पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी मंगेतर जूरी की याद नहीं आती है? जहां पर ब्रैडली का बताना था कि हाँ आती तो जरूर है, वैसे तुम्हारी शादी हो गई या नहीं हुई? जिस पर लिंडा का कहना था कि हाँ 10 साल की हमारी शादी थी लेकिन मेरे पति मारे गए। ब्रैडली कहता है कि ओ माय गॉड, सुनकर अफसोस हुआ। जिस पर लिंडा का बताना था कि नहीं, अफसोस करने वाली कोई बात नहीं, वो इंसान था ही बुरा। इनफैक्ट एक दिन तो गुस्से में आकर के मैंने ही उसकी ड्रिंक के अंदर कुछ मिला दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये बात देखो अपने बीच में ही रहेगी, किसी और को बताना मत इस बारे में। सुनने में ये चीज काफी वियर्ड थी, लेकिन इस वाइन के बदले ब्रैडली इतना तो सुन ही सकता था। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देख पाते हैं कि ब्रैडली भी अब यहाँ के माहौल में थोड़ा सा ढलना सीख गया था। जाकर के नहाता धोता है, वहीं दूर खड़ी होकर के लिंडा उसे देख रही थी। उसके दिल में मानो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी टपाटप वाली फीलिंग आ रही थी। इसी बीच यहाँ पर मूसलाधार बारिश आ जाती है। इनका बनाया गया बेड़ा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अपने आप की जान बचाने के लिए ये लोग एक छोटी सी गुफा में चले जाते हैं। यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए पहले ये लोग अपने गीले कपड़े उतारते हैं
और फिर बॉडी हीट के साथ में एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश करते हैं। लिंडा को कहीं ना कहीं ब्रैडली से प्यार हो गया था और वो अब उसके साथ बस इसी आइलैंड पर हमेशा के लिए रहना चाहती थी। वापस जाने का उसका मन ही नहीं था, इसलिए अब उन्होंने अपना नया बेड़ा बनाना शुरू कर दिया था। ब्रैडली का कहना था कि यार मैं तो पत्तों को काट ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि तुम्हारे पास तो चाकू है, ये चाकू आया कहाँ से? जहाँ पर लिंडा का बताना था कि जो जहाज पानी में गिरा था तो सामान इधर उधर फैल गए थे, तो उसमें से एक मुझे चाकू मिल गया, मगर ये मैं तुम्हें दूंगी नहीं, तुम्हें सबसे पहले खुद के हाथों से इस बेड़े को बनाना सीखना होगा। देन रात हो जाती है और इस बार उल्टा ब्रैडली ने ही लिंडा को एक शानदार ट्रीट दे दी थी। इतना सुंदर खाना देख करके लिंडा का दिल पसीज जाता है और वो फटाफट से उसे खाने लगती है, लेकिन उस खाने के अंदर जहरीले फल मौजूद थे, जिसे खाते ही लिंडा को चक्कर आ जाते हैं और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। वो जमीन पर गिर पड़ती है। पीछे से ब्रैडली, जो कि एक छोटी सी लकड़ी की नाव बना चुका था और ढेर सारा खाना और पानी बचा करके वो यहाँ से यानी कि इस टापू से भागने के बारे में सोचता है, मगर पानी की ऊंची ऊंची लहरें उसका ये हौसला तोड़ देती है और कुछ ही देर के अंदर लकड़ी की बनाई गई नाव भी टूट जाती है और वो पानी में डूबने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी जान लिंडा बचाती है। अब ये मूवी जो है इसमें थोड़ी कॉमेडी भी है, वो उसको मुंह पर पानी मारकर नहीं जगाती बल्कि उल्टियां कर करके जगाती है। इसमें बहुत सारी जगह कॉमेडी भी है, मगर अभी हम इसे एज अ सर्वाइवल मूवी की तरह ही एक्ट करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद में ब्रैडली काफी ज्यादा शर्मिंदा था कि एक तो लिंडा ने उसकी इतनी मदद करी और उसने लिंडा को ही धोखा दे करके यहाँ से भाग जाने के बारे में सोचा, उसका खाना चुरा लिया और अकेला उसे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ करके जा रहा था। जहाँ पर लिंडा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पछतावा हो गया ना, चलो ठीक है अब खाना खा लो। और जैसे ही ब्रैडली उस ऑक्टोपस को खाता है उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था और ऊपर से हाथ पैर चलना बंद हो गए थे। लिंडा उसे बताती है कि इतनी बड़ी गलती की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, तो क्यों ना तुम्हारा प्राइवेट पार्ट ही काट दिया जाए। और वो चाकू गरम करके उसकी पैंट उतार करके चड्डी उतार करके कट लगाना शुरू करती है। खून की ढेर सारी पिचकारियां निकलती है। बेचारे ब्रैडली का नर्वस सिस्टम बंद था, इसलिए ना तो वो दर्द महसूस कर पा रहा था और ना ही हाथ पैर हिला करके ऊपर नीचे देख पा रहा था और ना ही अपनी मदद कर पा रहा था। ये सब कुछ देख करके ब्रैडली को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पर लिंडा बताती है कि ये सिर्फ एक चूहा था, नेक्स्ट टाइम अगर भागने की कोशिश करी तो तुम्हें पता है ना अगली बार क्या घटेगा। और अब नहीं चाहते हुए भी ब्रैडली को यहाँ पर मन बना करके रहना पड़ता है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे खाने पीने की चीजें बना ली थी, अपना बेड़ा वगैरह ठीक से बना लिया था। काफी दिन बीत गए थे और लिंडा अब ब्रैडली को सरप्राइज देने के लिए कुछ अच्छे फल टापू के दूसरी तरफ से लाने वाली थी कि तभी उसे दूर से आती हुई एक बोट नजर आती है, जिसके अंदर जूरी और एक लोकल पर्सन बैठ करके इनकी मदद करने के लिए आए थे, यानी कि ढूंढते हुए शहर से यहाँ इस टापू पर आ गए थे ताकि इनकी जान बचा करके इन्हें यहाँ से लेकर जा पाए। अब लिंडा को तो यहाँ से जाना नहीं था, वो इस जंगल को अपना बना चुकी थी, इसलिए वो तो बस कैसे भी करके इन दोनों को यहाँ से भगा देना चाहती थी। लेकिन जूरी फोर्स करती है और पूछती है कि क्या मेरा पति जिंदा है? तुम लोगों ने इतने दिन कैसे निकाले? मुझे बस मिलना है ब्रैडली से, कैसे भी करके मुझे उसके पास ले चलो। तो लिंडा यहाँ पर एक प्लान डिसाइड करती है। वो इन दोनों को लेकर के सीधा उसी ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है जिसकी जमीन कच्ची थी और आगे चलने पर लिंडा का प्लान एग्जीक्यूट भी हो जाता है। वो पहाड़ी जिसकी मिट्टी कच्ची थी, जूरी और वो पर्सन वहां से गिर करके मारे जाते हैं। हालांकि इन बातों से लिंडा का कहीं ना कहीं दिल बैठ गया था, उसके हाथों से खून हुआ था, इसलिए अब उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था और 2-3 दिन उसने कोई भी काम नहीं किया। ब्रैडली पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जहां पर वो कहती है कि हाँ ये हमारा ऑफिस है और मैंने सिक लीव ली है, तो प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए परेशान मत करो। मगर ब्रैडली समझ गया था कि जरूर पीछे कोई ना कोई कांड हुआ है। यहाँ पर सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पर सोती हुई लिंडा को कुछ आवाजें आने लगती है। उन आवाजों का पीछा करने पर उसे पता चलता है कि जूरी अभी तक मरी नहीं, वो अभी भी जिंदा है और ज़ॉम्बी हालत में आकर के उसके सामने बदला लेने के लिए पहुंच रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी आंखों का छलावा था। वो कहते हैं ना कि हॉरर मूवी के अंदर थोड़े से VFX के तड़के, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रैडली शिकार के लिए एक सुअर के पीछे पड़ा था, मगर तभी उसकी नजर एक ह्यूमन हैंड पर पड़ती है और जब उसके पास जाकर देखता है तो उसके हाथों में वही रिंग पाता है जो कि उसने अपनी वाइफ को दी थी। इन बातों से ब्रैडली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे ये मालूम चल गया था कि उसकी बीवी यहाँ पर उसकी मदद के लिए आई थी, लेकिन लिंडा ने उसे मार करके गाड़ दिया। इन बातों का जवाब पाने के लिए वो सीधा लिंडा के सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई हुई मदद को इस तरीके से मौत के घाट क्यों उतार दिया? जहां पर लिंडा का बताना था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लोग तुम्हारे पास शॉर्टकट से पहुंचना चाहते थे, तो मैंने कहा ठीक है पहाड़ी से निकल लेते हैं। लेकिन पहाड़ी पर अचानक से ढीली मिट्टी होने की वजह से ये दोनों रास्ते में ही गिर पड़े, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मगर ब्रैडली जानता था कि ये लिंडा
काफी चालाक है, इसने अपने पति को भी दारू में जहर देकर के मारा था और ये ही इन दोनों की मौत का कारण होगी, इसलिए वो अब लिंडा को जिंदा देखना नहीं चाहता था। तो इनके बीच में जबरदस्त फाइट होनी शुरू हो जाती है। ये लोग कभी घने जंगल में लड़ने लगते हैं तो कभी थोड़े से बियाबान के अंदर। यहाँ पर ब्रैडली गुस्से में आकर के लिंडा के बाल नोच लेता है, सर से खून निकलने लगता है, लिंडा भी उसके बाल नोच लेती है। अब तो ब्रैडली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो लिंडा का मुंह कीचड़ में दे मारता है और उसकी आंख फोड़ने वाला था, लेकिन कैसे तैसे लिंडा के हाथ चाकू लग जाता है और वो अब चाकू से ब्रैडली पर वार करने वाली थी। अपनी जान को बचाने के लिए ब्रैडली उल्टी दिशा में भागने लगता है और ये वो दिशा थी जहां पर पहाड़ियों का एक्स बना हुआ था, जिस पर जाने से लिंडा ने हमेशा मना किया था। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद में ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक लग्जरियस विला अवेलेबल था, यानी कि इस विला पर काफी सारे लोग रहते होंगे, एक परिवार आता जाता रहता होगा। और ये बातें इतने महीनों से लिंडा ने उससे छिपाई और उसे झूठ बोला कि इस जगह पर जहरीले फल मौजूद हैं, तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए जाना मत। खैर सबसे पहले तो वो यहाँ आकर पानी पीता है एंड देन यहाँ से मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर घर में मौजूदा कैमरास और स्पीकर्स की मदद से लिंडा उससे बात करती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन माफ करना कि तुम यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अब तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ वो अपनी एक बैक स्टोरी भी बताने लगती है कि जिस वक्त मैं नहा करके कुछ अच्छे फल लेने के लिए इस साइड में आई थी तो मैंने कुछ लोगों को बोट लेकर के आगे जाते हुए देखा था और तभी मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। ये लोग इस लग्जरियस विला के अंदर पहुंचे और जब लॉक को लगा रहे थे तब मैंने वो लॉक का कोड देख लिया एंड देन अंदर आकर के खूब सारे फल खाए, वहीं से चाकू चुराया और तुम्हारे लिए वाइन भी लेकर के आई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी भी इस आइलैंड से जाओ, मैं तुम्हारे साथ यही रहना चाहती थी, मगर तुमने मेरे साथ दगाबाजी करी और अब इसकी सजा तुम सजाए मौत से चुकाओगे। जहां पर ब्रैडली उसके सामने गिर पड़ता है, मिन्नतें करने लगता है, नाक रगड़ने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, तुम जो थी वो बिल्कुल सही थी, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, ऊपर से मैं ही एहसान फरामोश जिसने तुम्हारी इतनी कुर्बानी को ना समझा, बस मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, इस जंगल को अपना घर बनाऊंगा और हम हमारी एक नई फैमिली स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सब कुछ तो लिंडा को बहलाने का एक बहाना था। ऑलरेडी ब्रैडली के हाथ में एक 12 सिंगे का सींग पड़ा था और वो उससे लिंडा पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट आती है, लेकिन जो बंदूक लिंडा के हाथों में थी उसके अंदर तो गोलियां थी ही नहीं एंड देन एक गोल्फ का लंबा वाला बैट लेकर के लिंडा ब्रैडली का पिंडा बना देती है, यानी कि उसको वहीं पर खत्म कर देती है और फिर बन जाती है खुद ही प्रेस्टन कंपनी की सीईओ। एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर उससे पूछती है कि इतने दिन इतने महीने आप उस रिमोट आइलैंड पर रहे, क्या वहां की कोई कहानी बताना चाहेंगे? जहां पर लिंडा का बताना था कि हाँ, मुझे मेरे दोस्तों की बहुत याद आती है। प्लेन क्रैश के हादसे से पहले प्रेस्टन ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सिर्फ तुम ही हो जो कि इस कंपनी को आगे चला सकती हो, तो मैं तो बस आज उन्हीं के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ। और इन्हीं चीजों को बोल करके लिंडा वहां से क्रीपी स्माइल के साथ निकल जाते हैं, वो भी स्वीटी के साथ में। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो यहाँ पर जो लिंडा का कैरेक्टर है वो था थोड़ा एटीट्यूड कैरेक्टर और थोड़ा सा मेंटली पागल, जो कि इस एक्चुअल ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करना अपने आप को थोड़ा सा बेकार समझा करती थी। उसे हर कोई पागल नजर आता था और बचपन से देखे गए सर्वाइवल एक्ट शो को देख करके वो बस उससे अपना पार्ट मान चुकी थी। काइंड ऑफ ये मंजुलिका वाला सीन हो गया था जहां पर विद्या बालन को अपना पास्ट याद आ जाता है, तो वही सारी चीजें कुछ यहाँ पर भी हुई थी। दैट इज वाई लिंडा ने इतनी सारी बकचोदी कर दी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, ना तो कंप्लीटली हॉरर, ना तो कंप्लीटली सीजीआई वीएफएक्स वाला, ना ही कंप्लीटली कॉमेडी और ना ही कंप्लीटली थ्रिलर एंड सर्वाइवल। ये सब कुछ एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन के साथ में कुछ नया परोसा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये मूवी तो आप लोगों के लिए जरूर लानी चाहिए। वेल, आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी ही एक और वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।